हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 14 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी और एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिए। अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर और ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, 499 रुपये में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज। 125 टेस्ट इसमें होंगे, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने हमारे एमपीपीएससी प्री के नोट्स लिए हैं उन लोगों के लिए 399 रुपये में अवेलेबल है। आज ही इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे प्रिंटेड नोट्स के बारे में जानकारी है। 1998 रुपये में लॉकडाउन पीरियड ऑफर में आप इसको बुक कर सकते हैं। पीडीएफ इसकी तुरंत मिल जाएगी और लॉकडाउन में जैसे ही कुरियर की सर्विस स्टार्ट होती है आपके पास ये सारे नोट्स पहुंचा दिए जाएंगे। इसके अलावा ये हमारा फुल कोर्स है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2999 रुपये में आपको ये प्रिंटेड नोट्स इसके साथ आपको फ्री मिल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के हमारे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि कुछ लोग केवल सफल होने के सपने देखते हैं। वो मन ही मन सोचते रहते हैं कि वो सफल होंगे तो ऐसा करेंगे, सफल होंगे तो वैसा करेंगे, लेकिन सफल होने के लिए जो करना होता है वो कभी भी नहीं करते। जबकि दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग जागते हैं और इसके लिए कठिन मेहनत करते हैं। तो यकीन मानिए कि सफलता के सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, आपको सफलता के लिए जागना पड़ेगा। जागने का मतलब ये है कि लगातार काम करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को अविग रखना पड़ेगा और लगातार बढ़ते रहना पड़ेगा। तो आप में से जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो केवल सपने नहीं देख रहे हैं, वो सफल जरूर होंगे, और जो केवल सपने देख रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं, उनकी असफलता निश्चित है। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि एशिया युवा खेलों का आयोजन 2021 में कहाँ किया जाएगा। तो इनका आयोजन जो किया जाना है, चाइना में किया जाना है। डी ऑप्शन सही है। काफी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं, पहला उत्तर पवन राजपूत का है, दूसरा उत्तर विजय प्रजापत का है और तीसरा उत्तर बनवारी लाल बावरिया का है। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से आपका नाम, कमेंट और उत्तर यहाँ पर आया करे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने कितने रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो ये जो है 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 12 मई को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न, देश में सार्वजनिक स्थलों पर किन तंबाकू उत्पादों सहित थूकने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये धूम्र रहित तंबाकू उत्पाद यानी कि जो गुटखा वगैरह होते हैं उन पर। चौथा प्रश्न है कि किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। और ये बेंगलुरु हवाई अड्डे के द्वारा जीता गया है। पांचवा प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वारा योजना की शुरुआत की है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। वहीं छठवां प्रश्न है कि किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। सातवां प्रश्न है कि भारत में कब फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजित होगा। तो ये 2021 में आयोजित होगा। वहीं आठवां प्रश्न है कि किस भारतीय पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की है। तो ये दीपा मलिक है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने कारोबार के लिए कितनी राशि के ऋण MSME जो सेक्टर होता है उसको बिना किसी जमानत के देने की घोषणा की है। और ये घोषणा की है 3 लाख करोड़ के, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो आत्मनिर्भर भारत योजना, इसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई थी, ये आपको याद रखना है। और इसी योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। इस 20 लाख करोड़ रुपए में से एक बड़ा हिस्सा जो है MSME सेक्टर को दिया जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स आज जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा बताई गई है। और इस पैकेज में MSME, MS का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इनके बिजनेस के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेट्रल यानी बिना किसी गारंटी के 100% ऑटोमेटिक लोन की घोषणा की गई है। अप्लाइड प्रोविडेंट फंड यानी EPF जिसे आप कहते हैं, इसमें भी जो योगदान की राशि थी पहले 12% हुआ करती थी, यानी 12% सरकार मिलाती थी और इतना ही लगभग कॉर्पोरेट कंपनी को मिलाना होता था। अब इसको घटाकर जो है 10% कर दिया गया है ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पूंजी पहुंचे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। तो एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम है चैंपियंस पोर्टल, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो जो सूक्ष्म लघु और उद्योग मंत्रालय है इसने चैंपियंस पोर्टल करके एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। और ये पोर्टल एक प्रौद्योगिकी संचालित नियंत्रण कक्ष प्रबंधन सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करेगा, यानी टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर पहले चैंपियंस का अर्थ समझ लीजिए, क्रिएशन एंड
हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस। और इस पोर्टल का उद्देश्य ये है कि जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं उनकी सहायता के लिए जो आधुनिक तकनीकें, उपकरण हैं उनको बनाया जाए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि CBSE इसके नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किए गए हैं मनोज आहूजा, IAS अधिकारी हैं। डी ऑप्शन सही है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी हैं मनोज आहूजा, और इनको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और वर्तमान की बात करें तो जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी है, जिसमें जाने का हर IAS या UPSC की तैयारी करने वाला बच्चा सपना देखता है, उसमें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विशेष निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। ये जो है CBI में वर्तमान अध्यक्ष है अनीता करवाल, इनका स्थान लेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा एक कथन है जो सत्य नहीं है। पहला कथन ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसमें मार्च में 15% और अप्रैल में 30% कम हो गया है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। प्रदूषण मुख्य रूप से बिजली और परिवहन क्षेत्र के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही कि भारत में जो प्रदूषण होता है वो बिजली और परिवहन क्षेत्र में होता है। तीसरा जो है कि जीवाश्म ईंधन की खपत में बढ़ोतरी हुई है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर जीवाश्म ईंधन की खपत में बढ़ोतरी होती है तो प्रदूषण बढ़ता है, घटता नहीं है, तो यानी कि ये कमी हुई है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। इसके अलावा चौथा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 4 दशकों में सबसे बड़ी गिरावट आई है भारत में, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर सी होगा। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि CREA इसके द्वारा एक अध्ययन किया गया है, उसमें पाया गया है कि भारत में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके उत्सर्जन में 4 दशकों यानी पिछले 40 सालों में सबसे बड़ी गिरावट आई है। जो CO2 है उसके उत्सर्जन में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मार्च में 15% और अप्रैल में 30% तक ये कम हुआ। और मुख्य रूप से जो CO2 हमारे यहाँ निकलता है वो बिजली और परिवहन क्षेत्र से निकलता है, और लॉकडाउन की वजह से ये जो परिवहन क्षेत्र है वो पूरी तरह से तो बंद ही है लगभग। तो जीवाश्म ईंधन की खपत में गिरावट भी प्रदूषण में कमी का एक मुख्य कारण है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात पांचवें प्रश्न की होगी कि अमेरिका ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को कितने अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है, और ये 3.6 मिलियन डॉलर की घोषणा की है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA है, उसने सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि वहाँ की एक संस्था CDC, इसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत को एक सहायता राशि की घोषणा की है, और ये सहायता राशि 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका उपयोग किया जाएगा भारत के द्वारा तो कोविड-19 का जो प्रसार है यानी कि जो फैलाव है उसको रोकने, प्रतिक्रिया और तैयारी के लिए इस राशि का प्रयोग किया जाएगा। और इस फंड का उपयोग संक्रमण के निवारण करने के लिए जो नियंत्रण केंद्र बने हैं उनकी सहायता के लिए भी किया जाएगा। बात अमेरिका की करेंगे। यहाँ की राजधानी वाशिंगटन DC है, राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिकी डॉलर यहाँ की मुद्रा है, और लगभग 75-76 रुपीस होते हैं एक अमेरिकी डॉलर में। अब मैप में मैं आपको अमेरिका लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत है, और हमारे भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो भारत के जस्ट पीछे अमेरिका स्थित है, ये भारत है, और इसके पीछे जस्ट देखेंगे तो ये अमेरिका है। उत्तर अमेरिका में ये देश स्थित है, यहाँ पर देखेंगे ब्लू कलर का, और इसी का एक राज्य ये यहाँ पर है जो कनाडा के साथ सीमा को साझा करता है। तो अमेरिका की ऊपर सीमा जो लगती है वो कनाडा के साथ में लगती है, नीचे मैक्सिको के साथ में इसकी सीमा लग जाती है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवां है कि किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है, और ये जो है झारखंड की पेंटिंग है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ये आप पेंटिंग देख सकते हैं, डिटेल देख लीजिए क्या है। तो झारखंड की सोहराई खोबर ये एक पेंटिंग की तकनीक है, और तेलंगाना का तेलिया रुमाल, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये तेलिया रुमाल है, इसको भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री इसके द्वारा GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। ये जो सबसे पहले बात करेंगे सोहराई खोबर पेंटिंग की, तो ये झारखंड की जो स्थानीय आदिवासी महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाई जाती है, और अनुष्ठानिक भित्ति चित्रकला यानी कि जो दीवार होती है उस पर ये बनाई जाती है। जबकि तेलिया रुमाल की बात करें तो इसमें कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित का काम शामिल होता है, यानी कि ये जो पूरा रुमाल होता है ये हाथ से बनाया जाता है, और इसमें पारंपरिक हथकरघा
की प्रक्रिया उसका उपयोग करके बनाया जाता है, किसी और दूसरे यांत्रिक साधन का यूज इसमें नहीं किया जाता, तो हथकरघा से इसको बनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात झारखंड की और तेलंगाना की करेंगे। पहले झारखंड की बात कर लेते हैं, जहाँ की जो पेंटिंग है उसको जीआई टैग दिया गया है। तो इसकी राजधानी रांची है, मुख्यमंत्री यहाँ पर रघुवर दास नहीं है, इसको थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। ये जो है हेमंत सोरेन है। राज्यपाल यहाँ की द्रौपदी मुर्मू है। लोकसभा की यहाँ पर 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं, विधानसभा की 82 सीटें हैं। प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो बेतला नेशनल पार्क है, दलमा वन्यजीव अभयारण्य है, उधवा झील पक्षी अभयारण्य है, सिंह भूमि हाथी रिजर्व है और हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है। प्रमुख बांधों की बात करें तो मैथौन बांध जो कि बराकर नदी पर बना है, चंडील बांध जो कि स्वर्णरेखा नदी पर बना है और पंचेत बांध जो कि दामोदर नदी पर बना हुआ है। वहीं तेलंगाना की बात करेंगे तो मैप में देख लीजिए, तेलंगाना है, ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। राजधानी इसकी हैदराबाद है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन है। यहाँ की लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 119 सीटें। यहाँ पर विधान परिषद भी जिसमें 40 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क यहाँ पर है, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगवानी नेशनल पार्क है। प्रमुख बांधों की बात करें तो निजाम सागर बांध जो कि मंजीरा नदी पर है और राधागारी बांध जो कि भोगवती नदी पर है। आगे बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की बात करेंगे कि वर्ष 2020 के ड्यूश फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड में किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित किया गया है। तो ये भारतीय पत्रकार है सिद्धार्थ वरदराजन। इसके अलावा ये 3 पत्रकार हैं, इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है इसी साल के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार मिला है दार यासीन को, मुख्तार खान को और चन्नी आनंद को, जबकि सिद्धार्थ वरदराजन को जो है ड्यूस फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड दिया गया है। अब ये क्या अवार्ड होता है, क्यों दिया जाता है, ये डिटेल देख लीजिए। तो दुनिया भर के 14 देशों के करीब 17 पत्रकारों को मीडिया में मानवों के जो अधिकार होते हैं, जो मानव की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, उसके प्रति उत्कृष्टता प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ये जो पुरस्कार है इसके लिए इनको चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है, राइट। और इसमें एक भारतीय पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन भी शामिल है। ये पुरस्कार दुनिया भर के ऐसे जो पत्रकार हैं उनको दिया जाता है जिन्होंने कोविड-19 महामारी पर अपनी रिपोर्टिंग के कारण कठिनाइयों का सामना किया हो और उन्हें गिरफ्तार किया गया हो या किसी प्रकार की धमकी दी गई हो। बात करेंगे हम 8वें प्रश्न की कि किस खेल के पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का कनाडा में 11 मई को निधन हो गया। और ये किस खेल के खिलाड़ी थे, तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन हैं मनमीत सिंह वालिया। इनका कनाडा जो कि देश है, वहाँ का शहर है मॉन्ट्रियल, उसमें निधन हो गया है और 11 मई को इनका निधन हुआ। 58 वर्ष की इनकी जो है एज थी और ये 80 के दशक के अपने समय के स्टार खिलाड़ी हुआ करते थे। ये तो था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। तो इनमें से किस भारतीय कंपनी के द्वारा ऐसा किया गया है, कमेंट करके आप जरूर उत्तर बताइएगा। और हाँ, ये बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।